नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेवाड़ मिशन पॉइंट की यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ना राजस्थान हिस्ट्री के भाग 1 के बारे में पढ़ा था, उसमें भुइल वंश की उत्पत्ति पढ़ी थी। तो दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम मेवाड़ के एक एक शासकों के बारे में जानकारी। तो देखिएगा, आज पढ़ेंगे हम भुइल राजवंश भुइल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, तथा इनके एक एक शासक के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अगर देखें अपन तो जो पहला शासक आता है इनमें, पहला शासक आता है इसमें कुहिल शासक आता है। तो दोस्तों, ये वही कुहिल शासक था जो मेवाड़ का संस्थापक है। ये मेवाड़ में भुइल वंश का संस्थापक माना जाता है, मेवाड़ का संस्थापक। तो दोस्तों, अगर आगे बात करें अपन तो ये भुइल श्री भुइल का नाम, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शिलादित्य। और इनकी माता का नाम था पुष्पावती माता का नाम था। तो दोस्तों, अगर आगे बात करें तो इस भुइल के बारे में प्रश्न ये पूछा जाता है कि भुइल था कौन। अगर आगे बात करें अपन तो इस भुइल के बारे में एक छोटी सी जानकारी है, एक कहानी के तौर पर देखें अपन तो आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है विरुत्सवान। विरुत्सवान का अर्थ होता है सूर्य। विरुत्सवान का अर्थ होता है सूर्य। ये विरुत्सवान एक व्यक्ति है जिसे जो स्वयं की उत्पत्ति भगवान सूर्य से मानता है। अगर बात करें अपन तो इसी सूर्य के वंश में हुआ था राजा दशरथ, यानी राजा दशरथ भी सूर्यवंशी थे। ये राजा दशरथ विरुत्सवान के वंश में हुए थे और दशरथ के पुत्र थे श्री राम, और राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तथा इन लव कुश के जो 108वें वंशज थे, 108वें वंशज होते विजयभूप। तो दोस्तों, ये लवकुश के 8वें वंशज थे विजयभूप। जो विजयभूप थे ना, ये यहां से विरुत्सवान से लेकर विजयभूप तक जो इनकी राजधानी थी वो थी अयोध्या। राजधानी क्या थी दोस्तों? और राजधानी थी इनकी अयोध्या। लेकिन दोस्तों, जो अयोध्या थी ना, आगे बात करें अपन विरुत्सवान से लेकर विजयभूप तक इनकी राजधानी अयोध्या रही। तो अगर आगे बात करें अपन तो अगर भारत का नक्शा देखोगे तो कुछ इस प्रकार से भारत का नक्शा है। यहां पर है दोस्तों वल्लभी नगर, और यहां पर है दोस्तों अयोध्या। तो दोस्तों, जो विजयभूप था ना, इसने अयोध्या से राजधानी बदलकर वल्लभी नगर को राजधानी बनाया। तो दोस्तों, एक बार इस समीकरण को वापस दोबारा समझिएगा। विरुत्सवान एक व्यक्ति थे जो खुद की स्वयं की उत्पत्ति सूर्य से मानते थे। तो इसी विरुत्सवान के वंशज थे, यानी मतलब इसके आगे चलकर जो वंशज हुए वो दशरथ थे। दशरथ स्वयं सूर्यवंशी थे। दशरथ के एक पुत्र था राम के 2 पुत्र थे लवकुश, और लवकुश के जो 8वें वंशज थे उनका नाम था विजयभूप। यानी विरुत्सवान से लेकर विजयभूप तक जो इनकी राजधानी वो थी अयोध्या। लेकिन कुछ समय पश्चात विजयभूप ने अयोध्या से राजधानी चेंज करके वल्लभी नगर को राजधानी बनाया। तो दोस्तों, आगे देखिएगा, वल्लभी नगर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करिए अपन। तो दोस्तों, अगर आप नक्शा देखोगे भारत का तो कुछ इस प्रकार से नक्शा है। नक्शा देखते हो अगर आप तो कुछ इस प्रकार से नक्शा, यहां पर है वल्लभी नगर,
तो दोस्तों कहां पर है दोस्तों? गुजरात में। और यहां पर है अयोध्या। अयोध्या। तो दोस्तों जो विजय भूप था उसने राजधानी चेंज करके अयोध्या से विजय वल्लभी नगर को राजधानी बनाया। आगे बात करें अपन तो जो विजय भूप था ना, विजय भूप का जो सवा वंशज था वह था शिलादित्य। और दोस्तों शिलादित्य कौन था? सूर्यवंशी था। तो दोस्तों यहाँ और कहां का शासक था? ये था वल्लभी नगर, गुजरात का शासक। तो दोस्तों यहां से आरंभ होता है मेवाड़ का भील राजवंश या मेवाड़ राजवंश का आरंभ यहां से होता है। अगर आगे बात करें अपन, आगे बात करते हैं दोस्तों जो यहां पर है वल्लभी नगर गुजरात में, यहां का शासक है शिलादित्य। और यहां पर एक राजस्थान में नगर है जिसका नाम है आबू। तो दोस्तों आबू पर है ना परमार वंशी शासकों का शासन। यहां पर परमार वंश का शासन। तो दोस्तों यहाँ की एक राजकुमारी थी, परमार वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था दोस्तों? पुष्पावती। तो पुष्पावती का विवाह होता है दोस्तों शिलादित्य से विवाह होता है। शिलादित्य से विवाह होता है, लेकिन मतलब जब होता है ना तो शिलादित्य के केवल मतलब 6 पुत्रियां होती है। 6 पुत्रियां होती है, कोई पुत्र नहीं होता। तब पुष्पावती होती है ना, पुष्पावती यह आबू में जगत अंबिका माता का मंदिर है। अपने पिता के यहाँ चली जाती है पुष्पावती। आबू यानी वल्लभी नगर है, वल्लभी नगर से जो पुष्पावती होती है वो आबू चली जाती है और यहाँ पर वह गर्भवती होती है, आबू चली जाती है। और कुछ समय पश्चात वल्लभी नगर पर अरबों का आक्रमण होता है। अरबों का आक्रमण दोस्तों अरबों का आक्रमण होता है वल्लभी नगर में, इतना भयंकर होता है इसमें वल्लभी नगर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और शिलादित्य मारे जाते हैं। आगे बात करें अपन, शिलादित्य वीरगति को प्राप्त होते हैं और इस समय इनकी रानी होती है आबू, यानी अपने पिता के यहाँ। तो वह जब जगदम्बिका माता के दर्शन करने के बाद वापस वल्लभी नगर आने की सोचती हैं, तो रास्ते में उसको पता चलता है कि वल्लभी नगर पर अरबों का आक्रमण हुआ था, वल्लभी नगर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हुई। जो शिलादित्य की जो बाकी की रानियां थी वो इनके साथ सती हो जाती है, वो सती हो जाती है। सती होने से अगर फिर बाद में जो पुष्पावती होती है वो भी शिलादित्य के साथ सती होना चाहती है, लेकिन वह उस समय पुष्पावती गर्भावस्था में होती है। गर्भावस्था में होती है, इस कारण वह सती नहीं हो पाती। तो दोस्तों वह कुछ समय बाद में अपने पिता का घर यानी आबू छोड़कर जो वल्लभी नगर है ना, वल्लभी नगर के मध्य में एक गांव है जिसका नाम है वीरनगर, यहां पर आ जाती है। तो वीरनगर में एक ब्राह्मणी रहती है जिसका नाम था कमलावती ब्राह्मणी। तो दोस्तों वल्लभी नगर और आबू के बीच में एक गांव होता है जिसका नाम था वीरनगर। ब्राह्मणों का गांव था, वहां पर कमलावती नामक ब्राह्मणी रहती थी। अगर अन्य बात करें अपन तो इसी वीरनगर में गुफा और उस गुफा का नाम है मल्लिया गुफा। तो दोस्तों इसी मल्लिया गुफा में गुहादित्य का जन्म होता है और गुहादित्य का जन्म होता है उसमें फिर वो गुहादित्य को इसको सौंप जाती है, यानी पुत्र होता है एक गुफा में उस पुत्र को ये पुष्पावती होती है वो कमलावती को सौंप देती है तथा वह सती हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों
जो पुष्पावती थी उसमें तीनों प्रथाएं, राजपूतों में 3 प्रथाएं होती है कि जो गर्भवती होती है वो अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती। दूसरी होती है कि गर्भवती अवस्था में यानी अगर वह उसका पति सती हो, मतलब पति अगर वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो उसको अपने पिता का घर छोड़ना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि उसको अपने पति के साथ सती होना पड़ता है। दोस्तों पुष्पावती ने तीनों प्रथाएं बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण तरीके से निभाई, क्योंकि उसने जब वो गर्भावस्था में थी उस वक्त सती नहीं हुई, पुत्र जन्म के बाद वह सती हुई तथा उसने अपना पिता का घर अब भी छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये थी, ये जो कमलावती होती है ना, कमलावती होती है, यह इसे गुफा में रखती है तथा गुफा में रखती है तो गुफा के कारण उसका नाम होता है गुहिलादित्य या गुहिल। तो दोस्तों आगे अगर आपके आगे बात करें अपन तो यही होता है दोस्तों गुहिल, और उसी गुहिल से आरंभ होता है मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो दोस्तों अगर आगे देखेंगे हम, ये तो थी गुहिल, ऐसी गुहिल के बारे में जानकारी। अगर आगे देखिए अपन गुहिलों के बारे में, यानी गुहिल ये प्रथम वंश था, प्रथम शासक था गुहिल वंश का, तथा यह संस्थापक मेवाड़ वंश का संस्थापक मूल पुरुष तथा आदि पुरुष माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है। तथा इसी गुहिलादित्य के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो पिता का नाम था शिलादित्य, पिता शिलादित्य, और माता शिलादित्य कौन थी? ये वल्लभी के शासक, वल्लभी के शासक थे। कौन? शिलादित्य वल्लभी के शासक थे। इनकी माता कौन थी? इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था पुष्पावती, पुष्पावती इनकी माता का नाम था। और इनकी माता कौन थी? ये थी परमार वंश की राजकुमारी, परमार वंश की राजकुमारी। दोस्तों जो पुष्पावती थी परमार वंश की राजकुमारी थी, इन परमारों का उस समय इस परमारों का शासन था आबू में। अगर ये बात करें तो इस जो ये गुहिल है ना, इसका लालन पालन किसने किया? इसका लालन पालन किया, लालन पालन कमलावती ब्राह्मणी ने किया, कमलावती ब्राह्मणी ने किया। तथा इसी गुहिल ने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। तो दोस्तों ये तो थी गुहिल के बारे में सामान्य जानकारी। इनके बाद में कौन कौन से शासक आते हैं वो देखते हैं। दोस्तों जो इनके बाद में जो शासक बनते हैं, गुहिल के बाद में शासक बनते हैं भोज। भोज के बाद में शासक बनते हैं नागादित्य। नागादित्य के बाद में शासक बनते हैं महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम के बाद में शासक बनते हैं अपराजित। और अपराजित के बाद में शासक बनते हैं शिलादित्य। ये वही शिलादित्य नहीं है, वो शिलादित्य नहीं है, ये दूसरा शिलादित्य था जो अपराजित का पुत्र था। और शिलादित्य के बाद में शासक बनते हैं महेंद्र द्वितीय। और महेंद्र के बाद में शासक बनते हैं बप्पा रावल। तो दोस्तों भोज के बारे में कोई जानकारी नहीं पूछी जाती है, नागादित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं पूछी जाती है, लेकिन जानकारी यहाँ पर अपने को महेंद्र द्वितीय के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जो गुहिल थे ना, जो गुहिलों ने जब मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित करना चाहा तब इन्होंने भीलों से सहायता ली थी। तथा इन्होंने भीलों से कहा था कि जब हम राज करेंगे हमारे वंशज भीलों से कोई कर नहीं लेंगे। तो दोस्तों
जो महेंद्र द्वितीय था ना, जो शिलादित्य के बाद में जो महेंद्र मेवाड़ का शासक बनता है, तो ये भीलों से कर लेना स्टार्ट कर देना है, भीलों से कर लेने लग जाता है। तो भील इसका विरोध करते हैं, लेकिन महेंद्र द्वितीय भीलों पर अत्याचार करने लगता है। कुछ समय पश्चात जंगल में शिकार खेलते समय जंगल में भीलों ने इस महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। और इस बात का जब बप्पा रावल को पता चला तो बप्पा रावल भीलों से छुपकर एक गुफा में चला गया तथा हारित ऋषि की गायें चराने लगा। आगे बात करते हैं, आगे का जो शासक है बप्पा रावल, उसके बारे में जानकारी लेंगे अपन। तो इनके बारे में, बप्पा रावल के बारे में अगर आप अपन आगे पढ़े तो बप्पा रावल, इनके बाद में शासक बनता है बप्पा रावल। दोस्तों मेवाड़ वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। यह मेवाड़ वंश का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक। दोस्तों इसका शासनकाल देखिए, इसका शासनकाल स्टार्ट होता है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। अगर आगे बात करें अपन बप्पा रावल के बारे में, तो इसका मूल नाम था, अगर मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम था कालभोज। कालभोज इसका मूल नाम था। और बप्पा रावल इसकी उपाधि थी, जो बप्पा रावल एक उपाधि थी जो हरित ऋषि ने कालभोज को दी थी। आगे बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। इसकी प्रथम राजधानी थी नागदा। इसने नागदा को राजधानी बनाया था, और इसी नागदा को प्राचीन समय में नागेंद्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करें अपन, अगर राजधानी की बात में, नागदा को राजधानी बनाया था, इसी का गुरु का नाम था हरित ऋषि। गुरु हरित ऋषि। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों इस हरित ऋषि के बारे में। एक बार हरित ऋषि ने बप्पा रावल को मतलब कुछ एक नियत समय दिया था, समय पर आने के लिए अपने पास बुलाया था। तो आने में थोड़ा विलंब हो गया था गुहिल को, या सॉरी बप्पा रावल को। तो वहां से वो जाने लगे थे, कौन? हरित ऋषि। जब जाने लगे थे तब बप्पा रावल आ गया था वहां पे। तो आगे बात करें, बप्पा रावल आ गया था, और जब हरित ऋषि ने बप्पा रावल से कहा कि अपना मुंह खोलो, अपने मुंह में थूकने के लिए कहा। तो बप्पा रावल ने अपना मुंह बंद कर दिया, तथा जब हरित ऋषि का थूक इनके अंगूठे पर गिरा तो उन्होंने कहा, हरित ऋषि ने कहा कि अगर ये थूक तुम्हारे मुंह में गिरता तो तुम अमर हो जाते, लेकिन तेरे अंगूठे पर गिरा है तो जहां जहां तेरा पांव जाएगा वहां तक तेरा साम्राज्य होगा। तथा इससे हरित ऋषि ने बप्पा रावल को चित्तौड़ पर आक्रमण करने की सलाह दी थी, तथा बप्पा रावल के आशीर्वाद से इसने यह मेवाड़ का शासक बना। अगर आगे बात करें अपन तो एक यहाँ पर एक दुर्ग है, इसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग। दोस्तों इस चित्तौड़ का निर्माण करवाया था इसका निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने। निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य तथा इसी चित्रांगद मौर्य का तथा मौर्य वंश का अंतिम शासक था मान मौर्य तथा इसी मान मौर्य का समकालीन था बप्पा रावल। तो दोस्तों इसी बप्पा रावल ने आक्रमण किया चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर। आक्रमण करता है बप्पा रावल, आक्रमण करता है चित्तौड़ के दुर्ग को तथा मान मौर्य को पराजित कर देता है तथा चित्तौड़ का वास्तविक शासक बन जाता है। आगे बात करें अपन बप्पा रावल के बारे में, तो बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। यह सिक्का 115 ग्रेन का था और
यह सिक्का जो इनका सिक्का था बप्पा रावल का, वह प्राप्त हुआ है अजमेर से। आगे बात करें अपन बप्पा रावल के बारे में, तो ये बप्पा रावल है ना, इसने 2 मंदिरों का निर्माण किया था। अगर अपन बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल ने 2 मंदिरों का निर्माण कराया था। पहला था मंदिर एकलिंगनाथ, एकलिंगनाथ, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। और ये दोस्तों एकलिंगनाथ जी का मंदिर है कहां पर, तो यह कैलाशपुरी, कैलाशपुरी। और दोस्तों कैलाशपुरी कहां पर है, उदयपुर में, उदयपुर में। और दूसरे मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने सांस बहू का मंदिर, सांस बहू का मंदिर। और दोस्तों ये सांस बहू का मंदिर कहां पर है, नागदा। कहां पे है दोस्तों, नागदा। और ये नागदा कहां है, उदयपुर। और इसी मंदिर को वर्तमान में सहस्त्र बहू का मंदिर भी कहा जाता है। अगर अपन बप्पा रावल के बारे में अगर आगे जानकारी प्राप्त करें अपन, तो मैंने आपको बताया बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक था किसका, मेवाड़ वंश का। इसका मूल नाम था कालभोज। इसने राजधानी बनाई थी नागदा को। यह गोहिल शासकों द्वारा बनाई गई पहली राजधानी थी। इसके गुरु का नाम था हरित ऋषि। और मेवाड़ में इसने सोने के सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम। सोने का सिक्का 115 ग्राम का था। सिक्कों को ग्राम में मापा जाता है। अगर आप आगे बात करें अपन और बप्पा रावल के अगर उपनामों की बात करें अपन, तो बप्पा रावल के उपनाम कौन कौन से, अगर उपनामों की बात करें अपन बप्पा रावल की, तो बप्पा रावल को खुमान राजा, खुमान राजा भी कहा जाता था। और दूसरा नाम था इसका खुमान राजा के अलावा इसे सील राजा, सील राजा भी कहा जाता था। सील राजा दोस्तों इसे कर्नल जेम्स टोड ने सील राजा कहा था बप्पा रावल। तो दोस्तों ये थी बप्पा रावल के बारे में जानकारी। मूल नाम क्या था, राजधानी किसने बनाई है। और आगे बात करें अपन, अगर रणकपुर प्रशस्ति की बात करें अपन, रणकपुर, रणकपुर प्रशस्ति, तो दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति में जो बप्पा रावल है ना, इसको एक व्यक्ति ना मानकर 2 व्यक्ति माना गया है। एक व्यक्ति यानी कालभोज को और बप्पा रावल को एक व्यक्ति ना मानकर 2 व्यक्ति माना गया है। यानी कि रणकपुर प्रशस्ति में लिखा गया है कि कालभोज अलग था और बप्पा रावल अलग था। तो एक व्यक्ति न मानकर 2 व्यक्ति माना, 2 व्यक्ति माना है। और अगर हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें, अगर आगे अपन कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तो दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को एक ही व्यक्ति माना है, एक ही व्यक्ति माना गया। तो दोस्तों ये थी बप्पा रावल के बारे में जानकारी। और हमने गोहिल के बाद में बीच के शासकों को पढ़ा, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं था। उसके बारे में सबसे ताकतवर राजा माना जाता है बप्पा रावल को। बप्पा रावल का शासन काल था 734 से 753 ईसा पूर्व ईस्वी। और वास्तविक संस्थापक था मेवाड़ का। मूल नाम इसका कालभोज था। राजधानी इसने नागदा को बनाया था। लेकिन नागदा जब मेवाड़ के आगे जो शासक आते थे वो नागदा के बाद राजधानी भी चेंज करते हैं। और इसके गुरु का नाम था हरित ऋषि। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इसने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया था। यानी एक समय की बात है, बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराया करता था। तो जो एक गाय थी ना, वो एक गुफा में जाकर एक बिलपत्र था, उसके ऊपर अपना दूध का झरना बहा देती थी। तो बप्पा रावल ने जब वो स्थान खोजा तो उसके नीचे एक शिवलिंग मिला। और वहीं पर उसी गुफा में बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और वो भी हरित ऋषि के आशीर्वाद से। तो दोस्तों आगे बढ़े अपन, तो बप्पा रावल के बारे में जानकारी थी कि उपनाम कुमार राजा और शिव राजा भी कहा जाता है। रणकपुर प्रशस्ति में एक ही व्यक्ति ने बताकर 2 व्यक्ति बताया गया है। उसको बप्पा रावल को अलग माना गया है तथा कालभोज को अलग माना है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक ही व्यक्ति माना है। अगर आप आम्र कवि, एक कवि थे, अपन आगे बात करें, अगर आगे बात करें तो जो आम्र कवि है, आम्र कवि,
आम्रकवि। आम्रकवि ने एकलिंग प्रशस्ति ली। एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल के 753 ईस्वी में 753 ईस्वी में संन्यास लेने की घटना को बताया गया है। क्या दोस्तों? संन्यास लेने की घटना माना है। दोस्तों जो आम्रकवि है ना, वह कहता है कि एकलिंग प्रशस्ति में उसने बप्पा रावल के 753 ईस्वी में संन्यास लेने की घटना माना। यानी वह कहता है कि 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने संन्यास लिया था। तो दोस्तों ये तो थे घुई राजवंश के द्वितीय शासक, जो पराक्रमी शासक था बप्पा रावल, उनके बारे में जानकारी। अगर आगे बढ़े अपन तो इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें आगे, तो आगे कौन शासक पड़ता है दोस्तों? बप्पा रावल के बारे में और बहुत सी सामान्य जानकारियां हैं। बहुत से कवियों ने कहा है कि बप्पा रावल 4 बकरों का भोजन भी किया करते थे और 32 हाथ की साड़ी मतलब धोती बांधा करते थे। अगर उनका कुल वजन देखे तो लगभग 350-400 लगभग इतने किलो था। तो दोस्तों वो इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग है। आगे बात करें अपन तो इनके बारे में जो शासक बनता है बप्पा रावल के बाद में, वो होता है अल्लट, जो तृतीय शासक था। पास सेना कितनी थी? यानी अगर सेना की बात करें तो बप्पा रावल के पास में सेना थी 1,72,000 सेना थी। 1,72,000 इसके पास सेना थी। अगर आगे बात करें अपन तो अगर बप्पा रावल में 1,72,000 की सेना थी तो बहुत से इतिहासकारों ने इसके बारे में बप्पा रावल के बारे में कहा है कि यह 32 हाथ की धोती पहना करते थे, 4 बकरों को भोजन किया करते थे। ये इतिहासकारों के हिसाब से है। इसमें मतलब आप किसी भी बुक में पढ़ते हो तो ये जानकारी आपको नहीं मिलती है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं ऐसी बातें। अगर आगे बात करें अपन तो बप्पा रावल को सीबी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल कहा है। अब क्यों कहा है? क्योंकि 1,72,000 की सेना थी, कुछ इतिहासकार 12 लाख की सेना की बताते हैं। तो यानी कि मतलब चार्ल्स मार्टेल से इसकी तुलना इसलिए की गई है क्योंकि यह जो चार्ल्स मार्टेल था वह विश्व का सबसे ताकतवर सेनापति था, तथा उसी विश्व के सबसे ताकतवर सेनापति की तुलना बप्पा रावल से की गई है। तो दोस्तों बप्पा रावल से आगे जो शासक आता है, 2-3 शासक आते हैं बप्पा रावल के बाद में, लेकिन उनके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। तो मैं आपको नाम बता देता हूं उनके बारे में। बप्पा रावल के बाद में आता है मत्तट कुमार द्वितीय, मृदभट द्वितीय, और उसके बाद में आता है अल्लट। तो दोस्तों अल्लट के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें अपन तो अल्लट के बारे में देखते हैं। तो द्वितीय शासक था, तृतीय शासक, उसका नाम था अल्लट। क्या था दोस्तों? अल्लट। इसी अल्लट को ख्यातों में, ख्यात होती है ख्यात, अल्लट को ख्यातों में आलू रावल भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? आलू रावल। ख्यातों में इसको आलू रावल भी कहा गया। तथा अगर बात करें तो यह वही अल्लट है जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विभाग या अंतरराज्यीय विभाग, यानी इसने हूण राजकुमारी राज्य किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हरिया देवी से विवाह किया। अगर आगे बात करें तो ये अल्लट ने मेवाड़ की जो दूसरी राजधानी थी, इसने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया। मेवाड़ की द्वितीय राजधानी किसने बनाया दोस्तों? इसी आलू रावल ने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया। तथा इनका अगर शासनकाल देखें तो 951 से 53 माना जाता है। सीमित शासनकाल था दोस्तों अल्लट का। अगर आगे बात करें अल्लट के बारे में अपन तो अल्लट था उसने भारत में सर्वप्रथम
भारत में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया, नौकरशाही का गठन किया तथा इसी अल्लाह ने विभागों का बंटवारा भी किया, विभागों का आवंटन किया, विभागों का आवंटन। तो दोस्तों ये विभागों का आवंटन है जो वर्तमान भारत में प्रचलित है। यानी अगर आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री अलग होता है, उसका विभाग अलग होता है, अगर चिकित्सा मंत्री अलग होता है, उसका विभाग अलग होता है। इसी प्रकार जो अल्लड़ था उसने अपनी सेनाओं में उच्च पदों को अलग विभाग दिया, निम्न पद थे उनको अलग विभाग दिया, जो सैन्य अधिकारी थे उनको अलग विभाग दिया। इसी प्रकार जो अल्लड़ था उसने विभाग का आवंटन भी किया जो वर्तमान भारत में भी प्रचलित है। तो दोस्तों ये तो थी गोहिल पटाव ने, गोहिल के बारे में जो बीच के शासक थे उनके बारे में जानकारी ली अपन ने। गोहिल के बाद में बप्पा रावल है जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं मेवाड़ की और सबसे शक्तिशाली शासक भी माने